नमस्कार बच्चों, मैं संजीव यादव सनरे कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं और उनमें आपके 2 लेक्चर हो गए हैं। आज हम तीसरा लेक्चर देखेंगे। तीसरे लेक्चर की शुरुआत हम कल वाले टॉपिक को जोड़ करके करेंगे। कल हमने आपको ये बताया था कि अगर एकक कोष्ठिका की अगर हम बात करते हैं तो एकक कोष्ठिका का अगर क्लासिफिकेशन किया जाता है तो एकक कोष्ठिका हमारी 2 तरीके की हो सकती हैं। एक आद्य या सरल घनीय एकक कोष्ठिका और दूसरी होती है केंद्रित एकक कोष्ठिका। सरल या आद्य एकक कोष्ठिका जो होती है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो केवल कॉर्नर्स पर होते हैं, और केंद्रित एकक कोष्ठिकाओं में बताया था जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर के अलावा अन्य स्थानों पर भी मौजूद होते हैं। अन्य स्थानों पर पार्टिकल की अलग अलग स्थितियों के आधार पर हम फलक केंद्रित एकक कोष्ठिकाओं को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो कल आपने देखा था कि फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका जो है इसको पुनः हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, दूसरी फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका और बच्चों तीसरी होती है अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका। इनमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं ये सारी बातें हमने कल आपको डिटेल में बताई थी। आज हम बात करेंगे कि हमें किसी भी कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी हो कि कोई भी एकक कोष्ठिका जो है उसके अंदर कितने परमाणु मौजूद हैं, तो उनको किस तरीके से ज्ञात किया जाएगा। आज का टॉपिक बच्चों आपका यहाँ से प्रारंभ होता है। तो हम कह सकते हैं क्या, एक एकक कोष्ठिका एक एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या या अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना। परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना। आज का जो लेक्चर है उसको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, और काफ़ी महत्वपूर्ण लेक्चर है आज का, तो ध्यान से देखते रहेंगे इसको। एक एकक कोष्ठिका में कितने परमाणु मौजूद हैं ये हमको जानकारी आज लेनी है पहले सेगमेंट में लेक्चर के। सबसे पहले एक यूनिट सेल आपको बना के दिखाते हैं, कोई सा भी यूनिट सेल। ये हो गया, ठीक। आगे हमने इसमें कल आपको बताया था कि जो घटककण होते हैं कॉर्नर्स पर होंगे या फलकों के केंद्रों पर होंगे या केंद्र में होगा या फिर किनारे पर होगा। तो यहाँ आप ये देखेंगे कि ये कहा जाता है कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, अगर आप इस यूनिट सेल की बात करें,
आपको हमने बताया था कि इस तरीके के जब बहुत सारे यूनिट सेल जुड़ते हैं तब जाकर के कहीं हमारे क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। देखिए, इसी टाइप का एक यूनिट सेल यहाँ जुड़ेगा, इसी टाइप का एक यूनिट सेल यहाँ जुड़ेगा, इसी टाइप का यूनिट सेल इधर जुड़ेगा, इसी टाइप का यूनिट सेल इधर जुड़ेगा, इसी टाइप का यूनिट सेल इधर जुड़ेगा, पीछे जुड़ेगा। इस तरीके से हर तरफ से इसको इसी टाइप की एकक कोशिकाएं घेर लेंगी। तो अब हम अगर बात करें कि ये जो अवयवी कण है, जब हम एक यूनिट सेल और इधर बढ़ाएंगे तो क्या ये जो गोला है, क्या ये पूरा का पूरा कंट्रीब्यूट कर पाएगा इसके लिए? तो आप समझ रहे होंगे कि ये गोला पूरी तरीके से इसको योगदान नहीं कर पाएगा। इसका योगदान इधर आने वाले यूनिट सेल के लिए भी होगा, ऊपर जाने वाले यूनिट सेल के लिए भी होगा, इधर आने वाले यूनिट सेल के लिए होगा। तो इस तरीके से जो ये गोला है, ये गोला पूरी तरीके से, ये जो परमाणु है, ये पूरी तरीके से योगदान इस यूनिट सेल के लिए नहीं करता है। कौन सा परमाणु कितना योगदान करेगा उसके लिए आपको बताते हैं। देखिए, आप यूनिट सेल के बारे में ये जानते हैं कि ये क्या है इसको आप कह सकते हैं कोर या फिर किनारा। ये हो गया कोना, ये हो गया फलक, और अगर हम इसको यहाँ पर मिलाते हैं तो क्या हुआ, ये इसका फलक विकर्ण बनता है। क्या बनता है? फेस डायगोनल। अगर हम इसको यहाँ, अगर मान लीजिए आपके पास अंतः केंद्रित यूनिट सेल है तो यहाँ से ये केंद्र में होगा, तो अगर ये यहाँ से आप इसको यहाँ जोड़ेंगे तो जाकर के ये जो होगा इसको कहेंगे आप बॉडी डायगोनल। क्या कहेंगे? बॉडी डायगोनल। ये कोर है, ये कोना है, ठीक, ये फलक है, ये फलक पर उपस्थित विकर्ण है, और ये क्या है? बॉडी डायगोनल है। अब हम आगे चलेंगे। आगे आप ये देखेंगे कि अभी हमने ये आपसे कहा था कि जो घटक कण हैं वो कोनों पर हो सकते हैं, फलकों के केंद्र पर हो सकते हैं, किनारों पर हो सकते हैं, या फिर क्या होगा, पूरी तरीके से यूनिट सेल के केंद्र में होगा। ध्यान दीजिए बच्चों, अगर मैं कोने की बात करूं तो जो कोने वाला पार्टिकल है, ध्यान से सुने, ये कोने वाला पार्टिकल जो है, ये जो है 8 यूनिट सेल से जुड़ा होता है, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि इस यूनिट सेल के लिए इस पार्टिकल का जो योगदान है, देखिए एक घटक कण, समझे आप, एक घटक कण यहाँ मौजूद है और ये 8 यूनिट सेल के बीच में आता है। तो अगर हम ये कहते हैं कि एक यूनिट सेल के लिए हिस्सा कितना बनेगा, तो आप बता सकते हैं कि इसके लिए हिस्सा बनता है कितना, 1/8। अब सीधा लिख लेते हैं, सीधा बता दिया जाता है आपको कि जो कोनों पर पार्टिकल्स होते उनका जो योगदान होता है वो कितना होता है, 1/8। लेकिन कैसे होता है वो मैंने आपको बताया कि जो कॉर्नर पर पार्टिकल होता है, इस पार्टिकल को जो है ना 8 यूनिट सेल के अंदर से विभाजित किया जाता है, इसलिए इसका जो योगदान होता है एटम के निर्माण में, वो बच्चों या यूनिट सेल के निर्माण में वो कितना हो गया, 1/8। आगे अगर हम बात करें, जैसे ये मान लीजिए फलक है, ये हमारे पास है क्रिस्टल जालक। ये जो फलक है, इस फलक पर जो पार्टिकल होगा, आधा इधर होगा और आधा जो दूसरा इसके साथ जुड़ेगा उसमें चला जाएगा।
आधा आधा चला जाएगा, अर्थात जो बीच में पार्टिकल यहाँ पर मौजूद है इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, ये कितने यूनिट सेल के बीच में आता है, यहाँ वाला। तो आप समझ गए होंगे कि इसके पास में एक और जुड़ जाएगा तो ये अंदर आ जाएगा इसके। तो हम कह सकते हैं कि 2 यूनिट सेल, जब 2 यूनिट सेल होंगे तो इसका इस यूनिट सेल के लिए जो कंट्रीब्यूशन है बच्चों वो कितना हो जाएगा, 1/2। ध्यान से सुनिए, कॉर्नर वाले पार्टिकल का योगदान कितना होता है, 1/8। क्यों 1/8 होता है, क्योंकि ये वाला जो पार्टिकल है ये 8 इसी तरीके की यूनिट सेल से जुड़ा हुआ होता है। अब हम बात करते हैं केंद्र में जो पार्टिकल मौजूद होता है, किसमें, केंद्र में। अब आप ये देखेंगे कि जो केंद्र में मौजूद होगा तो केंद्र वाला पार्टिकल जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं होगा, उसका पूरा का पूरा जो कंट्रीब्यूशन है, केंद्र वाले पार्टिकल का जो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन है वो केवल इसी यूनिट सेल के लिए है। तो जब भी केंद्र के अंदर आएगा, केंद्र में आएगा, यूनिट सेल के अंदर आएगा, केंद्र में आएगा, तो वो केवल एक ही यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। तो इसका पूरा का पूरा योगदान कितना माना जाता है, 1 माना जाता है। अब अगर हम बात करें कि किनारे पर जो पार्टिकल होता है, किस पर, किनारे पर जो पार्टिकल होगा, ये पार्टिकल, ये वाला जो एटम है, ये एटम 4 यूनिट सेल से जुड़ा होता है। जब 4 यूनिट सेल में ये विभाजित होगा, यहाँ आप लिख सकते हैं 4 यूनिट सेल। तो बताओ बच्चों कंट्रीब्यूशन इसके लिए कितना हो जाएगा, बताइए। तो आपको हमने बताया था कि 8 से जुड़ा होगा तो 1/8, 2 से जुड़ा होगा तो 1/2, 1 से अकेला पूरा कंट्रीब्यूशन इसी के अंदर है तो 1, अगर 4 से जुड़ा है तो बताइए 1 यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4। तो इन बातों को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए कि अगर अवयवी कण कॉर्नर पे है तो वो 4 यूनिट सेल में के बनने में सहायता करता है, तो उसका 1 यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/8। अगर फलक पर है 2, केंद्र में है 1, अगर किनारे पर है तो कितना हो गया, 1/4। तो आई होप कि समझ पाए होंगे आप लोग कि ये 1/8, 1/2, 1 और 1/4 ये कहाँ से आए। ये केवल इस पर डिपेंड करता है कि एक जो घटक कण है वो कितने यूनिट सेल से जुड़ा हुआ है। ठीक बच्चों, इसकी सहायता से ये जो 1/8 है ये कब होगा, कोने वाली स्थिति में, ये कब होगा, फलक वाली स्थिति में, ये कब होगा, केंद्र वाली स्थिति में, और ये कब होगा, ये होगा किनारे या कोर वाली स्थिति में। कोने के लिए 1/8। ठीक, अब हम 1 by 1 इनको ज्ञात करेंगे। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ लीजिए। ठीक, कि कॉर्नर के लिए कितना कंट्रीब्यूशन होगा और फलक के लिए कितना, केंद्र के लिए कितना और किनारे के लिए कितना। इसकी ज़रूरत आगे पड़ने वाली है, ठीक है ना। इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, एनसीईआरटी में आप सैंपल प्रॉब्लम देखेंगे इससे संबंधित। आइए एक एक करके हम आपको समझाते हैं। बच्चों, सबसे पहले जो हमने आपको कल पढ़ाया था, बताया था कि बहुत काम की चीज़ है। ठीक, वहीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप डालेंगे आद्य एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या,
कितनी होगी, रूल्स आपको पता चल जाए। कहीं पर आद्य एकक कोष्ठिका आती है तो आपके दिमाग में तुरंत ये बात आनी चाहिए। कल लास्ट लेक्चर में आपको हमने बताया था क्या कि इसमें अवयवी कण जो होते हैं वो केवल कोनों पर होते हैं। ठीक, बना के देख सकते हैं आप एक बार फिर। ये यूनिट सेल हमने बना दिया। ये बना दिया। अब आप देख रहे हैं कि सारे के सारे पार्टिकल्स कहाँ हैं, कोनों पर। और अगर कोनों पर होते हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। तो देखिए निकालेंगे यहाँ पर परमाणुओं की संख्या। देखें बेटा कण कितने हैं, तो कणों की संख्या आपको दिखाई दे रही है 8। और ये कण जो है वो कहाँ पर है, 8 के 8 कोनों पर। कोनों वाले कणों का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। ठीक, यहाँ से आप इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ये बन गया 1। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि आद्य एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की जो संख्या होगी वो केवल कितनी होगी, 1 परमाणु होता है आद्य एकक कोष्ठिका में। ठीक, समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सी बात थी। उसके बाद बच्चों आते हैं हम नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 क्या है, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठक। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका में कितने परमाणु होंगे। बच्चों जैसे ही अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका का नाम आपके सामने आता है, आप तुरंत ये कहेंगे कि जो पार्टिकल्स होंगे वो सभी कोनों पर होंगे और जो एक पार्टिकल होगा वो क्या होगा, इसके केंद्र में होगा। आपको बताया था कि अगर केंद्र में है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना माना जाता है, 100% माना जाता है, क्योंकि जो केंद्र वाला जो पार्टिकल है ये किसी अन्य एकक सेल के साथ नहीं जुड़ता है। नहीं जुड़ता है तो यहाँ निकाल लेंगे परमाणुओं की संख्या। परमाणुओं की संख्या कैसे, 8 1/8 गुणा 8 कण। 8 कण कौन से वाले, कोने वाले, कोनों पर चाहो तो लिख सकते हो, प्लस। अब बताइए अगर केंद्र में है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना माना जाएगा, 1 इंटू कितने कण हैं केंद्र में, आप कहेंगे 1 दिख रहा है, आप यहाँ बना देंगे क्या, 1 इंटू 1 केंद्र में। ठीक, 8 से 8 कैंसिल होता है, कोनों पर जो पार्टिकल होंगे उनका योगदान कितना हो गया, 1 इंटू 1 यहाँ कितना हो गया, तो ये कुल मिलाकर के आ गया कितना, 2। तो ये आ गए बच्चों कितने, 2 एटम्स। तो ये बात समझ में आई होगी कि अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी होती है, 2। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सारी बातें मैंने आपको समझा दी हैं कि केंद्र में जो पार्टिकल होता है उसका योगदान पूरा होता है, कोने पर होता है उसका योगदान 1/8 होता है। ठीक, 2 हुए। अब हम बात करते हैं अगले की, नंबर
3। तीसरा नंबर आता है बेटा फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या। किसमें? फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या। ध्यान दीजिए, अगर हम फलक केंद्रित शब्द बोलते हैं आपसे, आप लास्ट लेक्चर में समझ चुके हैं कि फलक केंद्रित सर जैसे ही कहेंगे तो हमारे दिमाग के अंदर तुरंत क्या आना चाहिए कि जो घटक कण हैं वो सारे कॉर्नर्स पर हैं और 6 घटक कण जो है वो फलकों पर हैं। आपको भी हमने समझाया था कि अगर कोई घटक कण फलक पर होता है तो वो घटक कण 2 एकक कोष्ठिकाओं के बीच में आता है। ये बात ध्यान रखिए कि जो सॉलिड स्टेट आपका चैप्टर है, इसको आप जितनी अच्छी तरीके से इमेजिन कर सकते हैं उतनी ही अच्छी तरीके से आपके दिमाग में आएगा। हमने बताया कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक ये यूनिट सेल है, यहाँ जो पार्टिकल होगा गोल तो जुड़ेगा नहीं, ठीक। आप इसमें जोड़ेंगे, इसको मिलाएंगे तो क्या होगा कि जो यहाँ वाला गोल पार्टिकल है आधा इधर जाएगा और आधा इधर जाएगा। मतलब क्या है कि जो फलक पर होगा उसका कंट्रीब्यूशन आधा तो इसके लिए होगा और आधा इसके लिए होगा। इसलिए हम कहते हैं कि कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक। अच्छी तरीके से जितना ज़्यादा इमेजिन कर पाएंगे आप चीज़ों को उतनी ही अच्छी तरीके से ये चैप्टर आपकी समझ में आएगा। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका की बात करते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि सर ने बताया था कि जो पार्टिकल्स होंगे वो कहाँ कहाँ होंगे, सारे कोनों पर। कहाँ होंगे? सारे कोनों पर। और फलक कितने होते हैं? 6। तो सारे फलकों के केंद्रों पर इस तरीके से ये आ जाते हैं, ठीक। यहाँ आ जाइए, निकालते हैं परमाणुओं की संख्या 1/8 इंटू 8 कहाँ पर मौजूद है? कोनों पर। प्लस हटा सकते हैं इसको, 1/2 इंटू 6। 6 कहाँ है? फलकों के केंद्र पर। फलकों के केंद्र पर। फलकों के केंद्र पर होंगे तो फलक के लिए योगदान कितना बताया था? 1/2। केंद्र से कंफ्यूज मत हो जाना, यूनिट सेल का केंद्र और फलक का केंद्र अलग अलग बातें हैं। 1/8 से ये कैंसिल हुआ और 2 3 जा 6। 1 + 3 = 4। बच्चों इस तरीके से अगर आपसे कोई कहता है कि बताओ फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कुल कितनी होगी, तो आप तुरंत कह पाएंगे 4 होगी। 4 कैसे होगी? बताया कि फलक केंद्रित मेंटली कैलकुलेशन से आराम से निकालते हैं। कैसे कि सर फलक केंद्रित है तो 8 पार्टिकल्स कोनों पर होंगे, उनका योगदान 1/8 होगा, तो 8 1 बचेगा। और प्लस फलकों पर कितने होंगे? 6 होंगे, उनका योगदान 1/2 होता है। 2 से कैंसिल 6 को करेंगे तो 3 और 1 कुल कितना हो गया बच्चों? 4 हो गया। इस तरीके से उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं हम अंत्य केंद्रित। अंत्य केंद्रित कुछ भी याद करने लायक नहीं है इस चैप्टर में, बस आप लोग क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझते चलिए, ठीक है। और थोड़ा मैंने बताया आपको कि ये इमेजिनेशन वाला थोड़ा चैप्टर है, तो थोड़ा इमेजिन करें चीज़ों को। अंत केंद्रित की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? अंत केंद्रित की। अगर अंत केंद्रित शब्द कहीं पर आता है तो आपके दिमाग के अंदर बताइए तुरंत क्या आएगा?
कि सर ने लास्ट लेक्चर में समझाया था कि अगर पार्टिकल्स सारे कोनों पर और दो विपरीत फलकों के केंद्र पर होते हैं तो ऐसे यूनिट सेल को अंत केंद्रित यूनिट सेल कहा जाता है। ठीक, अब देखिएगा यहाँ से आप पार्टिकल देख रहे होंगे, कोनों पर 8 है तो उनके लिए कंट्रीब्यूशन कितना, 1/8 इंटू 8 काय पर, कोनों पर, प्लस फलकों पर क्या हो जाएगा, कितने हैं, केवल 2, और लेकिन उनका फलकों वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2 और 2 कहाँ से आए बेटा, फलकों पर उपस्थित कण। इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, 1 बचा 1 और 1 कितना हो गया, 2। इस तरीके से बेटा ये आ गए 2 एटम्स। ये आज का हमारा पहला सेगमेंट था। इसमें हमने आपको ये बताया था कि जो यूनिट सेल होंगे उनके अंदर हम किस तरीके से परमाणुओं की संख्या ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए हमने आपको कुछ रूल्स बताए थे, और वो रूल नहीं बल्कि वो कॉन्सेप्ट हमने बना दिया। हमने कहा था कि अगर कोई घटक कण कोने पर होगा तो वो घटक कण इसी तरीके की 8 यूनिट सेल जो होंगे उनमें सहभाजित होगा, और 8 में सहभाजित होगा तो उसका एक यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा। अगर फलक के केंद्र पर होता है तो वो 2 यूनिट सेल से सहभाजित होता है, अर्थात उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। और केंद्र में, अगर केंद्र में है तो 1/1, और अगर किनारे पर है तो 1/4। कैसे 1/4, कि वो अन्य 4 इस तरीके की यूनिट सेल से जुड़ता है। आप यूनिट सेल बना सकते हैं और उसमें देख सकते हैं। ठीक है, बस ये ध्यान रखिए। अब चलते हैं बच्चों, इससे संबंधित हम अगर आपसे कहें कि कोई सैंपल प्रॉब्लम देखें तो आप NCERT की एक्सरसाइज में सैंपल प्रॉब्लम निश्चित तौर पर देख पाएंगे। ठीक, जहाँ पर ये लिखा हो कि घटक कण कहाँ मौजूद है, फलकों पर। ठीक, तो फलकों की अगर बात आती है तो आप तुरंत समझ जाइए कि जितने भी कण हैं वो कहाँ होंगे, वो सारे कण जो है फलकों पर होंगे, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से सैंपल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जो अभी हमने समझा उसके लिए एक सैंपल प्रॉब्लम है। ये किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ध्यान दीजिए बेटा। एक घनीय ठोस 2 तत्वों P और Q से बना है। किस किस से बना है, P से और Q से। कुछ एटम्स P के हैं और कुछ एटम्स किसके हैं, Q के हैं। घन के कोनों पर Q परमाणु है। ध्यान दीजिए, Q कहाँ पर है, कोनों पर, और कोने वाले पार्टिकल का योगदान कितना होता है, 1/8, एवं अंतः केंद्र पर P परमाणु उपस्थित स्थित है। अंतः केंद्र में कौन है, P, और अंतः केंद्र वाले का योगदान कितना होता है, 1। इस यौगिक का सूत्र क्या है, देखें। सॉल्यूशन, P परमाणुओं की संख्या, P परमाणुओं की संख्या। अगर हम P की संख्या निकालते हैं तो बताया था अंतः केंद्र में कौन मौजूद है, P, और कोनों पर क्या है, Q। तो आप कह सकते हैं केंद्र में मौजूद है कितना है, 1 × 1, 1 आ गया P का परमाणु। अब बात करेंगे Q परमाणुओं की संख्या। अगर हम Q की बात करते हैं तो बताया था कि घन के कोनों पर Q परमाणु। बताइए कोनों पर कितने परमाणु होते हैं, 8। उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। कैंसिल कर दीजिए, 1 आ गया। बताइए अब इसका सूत्र क्या होगा, अतः यौगिक
का सूत्र इज इक्वल टू पी कितने हैं 1 P1, क्यू कितना है 1 Q1, अर्थात इसका सूत्र हो जाएगा क्या PQ। अगर आप कहें कैसे, तो आप जैसे हमने यूनिट सेल बनाया था वैसे आप बना भी सकते हैं कि जो P है उसको आप कहाँ रख लेंगे केंद्र में, और Q है वो सारे कहाँ होंगे कोनों पर। ठीक है, तो इस तरीके से सैंपल प्रॉब्लम। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा बेटा ब्रावेस जालक, या इनको ब्रेवे जालक भी कहा जाता है। क्या कहेंगे? ब्रेवे जालक, ब्रावेस लैटिस। ठीक, ब्रावेस जालक क्या है, ध्यान दीजिए। सन 1848 ईस्वी की बात है। कब की बात है? 1848 ईस्वी की। वैज्ञानिक थे ब्रेवे। इन्होंने जो हमारे क्रिस्टल तैयार होते हैं, आपको बताया था कि इसमें क्या होता है कि क्रिस्टल जालक होता है। कल लास्ट टॉपिक में हमने इसकी चर्चा की थी कि जो हमारे पास क्रिस्टल जालक होते हैं, ये इनसे हमारे जो ठोस हैं, ब्रह्मांड इसके अंदर जितने भी ठोस हैं, उन ठोसों का इन क्रिस्टल जालकों से निर्माण होता है। तो जितने भी ठोस होते हैं, इन सभी ठोसों को या इन सभी ठोसों के अंदर 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक मौजूद होते हैं, और इन 14 प्रकार के क्रिस्टल जालकों को ही ब्रेवे जालक के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये 14 प्रकार के जो हमारे क्रिस्टल जालक हैं, वो 7 तरीके के क्रिस्टल समुदायों में रखे जाते हैं। इसकी पूरी जानकारी हमने एक सारणी में आपको दे दी है। हम यहाँ पर इन सभी की व्याख्या करेंगे, और टेबल ये बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है, और हमें नहीं लगता कि इसके बाद आपको ठोस अवस्था में कुछ याद करना पड़ेगा। इस टेबल को आपको याद करना है। इस टेबल को याद करने के लिए हम इसको कैसे याद करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से देखें। जैसे हमारा एक क्रिस्टल समुदाय है जो घनीय होता है। घनीय क्रिस्टल समुदाय में 3 तरीके की एकक कोष्ठिकाएं हो सकती हैं। एक एकक कोष्ठिका आद्य होगी, एक अंतः होगी, और एक फलक केंद्रित होगी। अगर मैं चतुष्कोणीय या द्विसमलंबाच की बात करें, तो संभव विविधता में अगर आता है तो इसके अंदर जो है कौन कौन सी एकक कोष्ठिका इस्तेमाल हो सकती हैं? एक आद्य और एक अंतः। ठीक, यहां आप देखेंगे आद्य, अंतः, फलक कितने तरीके के हैं यूनिट सेल? 3। इनके मिलने से हमारे कितने तरीके के जालक बन सकते? 3 तरीके के। ठीक, उसके बाद यहां बात करें तो आद्य और अंत्य होता है, इसमें आ जाते हैं 2। अच्छी दूरियों की बात की जाए, कल मैंने आपको यूनिट सेल समझाया था। लास्ट लेक्चर को देखिए ध्यान से, वैसे सब लोगों ने ध्यान से देखा होगा उसको, कि लिखा हुआ A बराबर B बराबर C। A B C जो है, इनसे हम अच्छी दूरियों को प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें जो क्यूबिक क्रिस्टल तंत्र है आपका, इसमें जो 3 तरीके के जालक है, तीनों में ही अच्छी दूरियां अर्थात A, B और C वो कैसे होंगी? बराबर होंगी। जैसे देखिए बेटा, ये एग्जाम्पल इसका बहुत शानदार सा एग्जाम्पल है। आप देख रहे होंगे, कल हमने समझाया था इधर, इधर और एक ये हो गया A, B, C मान लीजिए इसको। जो माप इसकी है वही इसकी है और वही इसकी है, तो कुल मिलाकर के A, B और C तीनों के तीनों बराबर होंगे। अगर हम एंगल की बात करें
तो कल मैंने आपको बताया था कि इनके बीच में जो एंगल होते हैं वो अल्फा बीटा गामा होते हैं। ठीक, वो तीनों के तीनों एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री होंगे। ठीक, अब चलते हैं आगे। ऑर्थोरोम्बिक अर्थात सम चतुर्भुज या विषम लंबाज, इसके अंदर आद्य, अंतः, फलक और अंत्य, इसके अंदर बताइए, देख रहे होंगे जालक कितने होंगे? 4। यहां आप देख पा रहे हैं ए बराबर नहीं है बी के, बी बराबर नहीं है सी के, मतलब कोई भी भुजा इसकी बराबर नहीं होगी। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, तीनों ही एंगल 90 अंश के इसके बराबर होंगे। इसके भी बराबर होंगे, लेकिन यहां पर क्या है कि ए और बी तो बराबर हैं, लेकिन सी इनके बराबर नहीं होता है। इसी तरीके से आप इस पूरी टेबल को देख पा रहे होंगे। अच्छा, यहां से क्वेश्चन क्या आता है, आपकी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं। विकल्प क्वेश्चन यहां से पूछा गया था, और जितनी भी एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम्स में ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलता है। ज़्यादातर केसेस में उसमें ये पूछते हैं, ये कहा जाएगा कि घनीय क्रिस्टल तंत्र के बारे में कौन सी स्थिति सही है। एक विकल्प आपको ये देंगे, एक विकल्प आपको ये देंगे, एक विकल्प आपको ये दे देंगे, और एक विकल्प आपसे और कुछ कह दिया जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, या और कुछ भी कह सकते हैं। तो बताइए घनीय समुदाय के लिए कौन सी कंडीशन सही है? कौन सी सही है बेटा? ए बराबर बी बराबर सी। घनीय समुदाय में आपने घन के बारे में पढ़ा होगा 11th क्लास में, ठीक, और हाई स्कूल में भी इसके बारे में पढ़ाया जाता है, और भी क्लासेस में इसके बारे में जानकारी दी जाती है। तो घन का मतलब क्या होता है कि उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही क्या होती? बराबर होती, अर्थात ए बराबर बी बराबर सी। समझ में आया कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? अगर मान लीजिए बेटा आपसे कह दिया और कुछ आपसे पूछ लिया जाता है, कंडीशन उसके लिए और दे दें, मान लीजिए ऑर्थोरोम्बिक के बारे में पूछ लें, किसके अंदर जालकों की संख्या कितनी होती है, ठीक, इसके अंदर कौन कौन से यूनिट सेल पाए जाते हैं, ये सारी इस तरीके के यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन ये जो टेबल है थोड़ी समस्या आती है, इसको बच्चों को याद करने में थोड़ी समस्या रहती है। इसके लिए मैं आपको एक शानदार सी जुगाड़ बताता हूँ, 2 मिनट के बाद आप पूरी टेबल याद कर लेंगे। ठीक, ध्यान दीजिए, जितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये टेबल है उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण इसकी जो मैं आपको जुगाड़ बताने जा रहा हूँ वो जुगाड़ है। ठीक, क्या है जुगाड़? ध्यान दीजिए, एक सेंटेंस आपको याद रखना है इसके बारे में। क्या याद रखना? एक सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? सी 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 टॉम, सी टॉम, सी को पढ़िए, इस टॉम को अलग पढ़िए। सी टॉम देयर, टी एच ई आर ई, ये इसका जुगाड़ है बेटा, ध्यान रखिए इसको, ये जुगाड़ है इसका। सी टॉम देयर, अगर आपने इसको याद कर लिया, इस जुगाड़ को आपको ध्यान रखना है और आप इस टेबल को कभी नहीं भूल सकते हैं। ठीक, 2 मिनट के बाद आप ऐसा देख पाएंगे। सी, ये तो नाम आपको पता होने चाहिए, ये सब आपके सुने हुए शब्द हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल। अगर नहीं सुने तो एक बार सुन लोगे तो आराम से परीक्षा में आप ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं। ठीक, सी टॉम देयर, इस सी का मतलब क्या है? इस सी का मतलब हो गया क्यूबिक। सबसे पहले नंबर पे बेटा कौन आ गया? क्यूबिक। फिर आपसे पूछा जाए, फिर आपको नंबर दूसरे पे दिया टी, टी से क्या हुआ? टेट्रागोनल। नंबर 3 ऑर्थोरोम्बिक, ओ से ऑर्थोरोम्बिक। नंबर 4 एम, एम से आ गया मोनोक्लिनिक।
नंबर 5 से आ गया ट्राइक्लिनिक। नंबर 6 से आ गया बेटा हेक्सागोनल। और यहाँ जो ई है, इन दोनों ई को साइलेंट कर देना, जुगाड़ ही तो है तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको। अगर आर की बात करें आप तो इसको कहेंगे रोम्बोहेड्रल। अगर आप इस तरीके से इस सेंटेंस को याद कर लेते हैं तो ये आपकी टेबल पूरी बन जाती है। सी टॉम देयर, सी टॉम, सी लिख देना, टॉम लिख देना, TOM, देयर TH, ई हमने बताया ई को क्या करना, साइलेंट करना है, और आर और फिर ई आ गया तो उसको आप साइलेंट कर दीजिए। ठीक, तो ये बन गया हमारा क्या, सी टॉम देयर। एक दो बार इसको रिवाइज करेंगे तो आप हमेशा के लिए याद रख पाएंगे, सी टॉम देयर, सी टॉम देयर, सी टॉम देयर। ठीक, तो ये हमारा सी टॉम देयर बन गया। अब उसके बाद ये तो शायद आप लोग समझ पाए होंगे। अगर कहीं मान लीजिए ट्राइक्लिनिक आ गया तो आप कहेंगे कि सी टॉम देयर, टी का मतलब ट्राइक्लिनिक, टॉम एम से मोनोक्लिनिक, ओ ऑर्थोरोम्बिक, टी टेट्रागोनल, सी क्यूबिक और एच हेक्सागोनल, आर रोम्बोहेड्रल। बहुत महत्वपूर्ण जुगाड़ मैंने आपको ये बताई है, इससे आराम। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे, ये तो समझ गए होंगे। ठीक, इसको कैसे याद रखना है, देखिए कल हमने आपको जो एकक पुस्तिका पढ़ाई थी उसको हमने क्रम से पढ़ाया था। सबसे पहले आई थी आद्य, उसके बाद आई थी सबसे पहले कौन सी बेटा, आद्य, उसके बाद अंतः, उसके बाद फलक, ऐसे ही पढ़ाया था, और उसके बाद अंत्य। करेक्ट, तो देख लो बेटा ये क्रम है इनका जो मैंने कल आपको पढ़ाया था। और क्रम क्यों पढ़ाया था, आज वो अप्लाई कर रहा हूं, क्रम भी हुआ और इससे हमारी जुगाड़ भी बनती है। एक क्या जुगाड़ होगी, देखे बेटा मैं यहां पर एक जुगाड़ आपको बताता हूं कि जालकों की संख्या कैसे बताएंगे। तो इसके लिए आप थोड़ा ये ध्यान रखेंगे, 32 42 111, 32 42 111, सी टॉम देयर 32 42 111, 32 42 111, 32 42 111। जो रफ नोटबुक है उस पर इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले आद्य, अंत्य, फलक, अंत, 32 42 111। क्रम से उठाइए, अगर यहां पर 3 लानी है तो आगे की 3 ले लीजिए, आद्य अंतः फलक। देखो है जुगाड़, आद्य अंतः फलक, 32 2 आ गया, आगे की 2 उठा लीजिए। ठीक है, उसके बाद 4 की बात कर लें, चारों की चारों आप यहां पर उठा लेंगे। ठीक, यहां आपको थोड़ा मोनोक्लिनिक में ध्यान रखना है। अब मान लीजिए, अरे ये ध्यान रखो कि जब 2 आ गया है तो आद्य और अंत ऊपर भी हो गया, तो आद्य और अंत दोबारा तो नहीं होगा। जब नहीं होगा तो अंत है जैसा ही दूसरा कौन सा है, वो अंत्य होता है। ध्यान दीजिए, आद्य और अंत पहले आ गया, जब अंत यूज हो चुका है तो अंत को हम दोबारा नहीं लेंगे, तो अंत जैसा ही कौन सा है, आप देखेंगे कि अंत जैसा अंत्य है। क्या है, अंत्य। तो आप क्या करेंगे, इसको यहां पर लिख देंगे। और 111 का मतलब नंबर 1 लेना है, आद्य 1 लेना है, आद्य 1 लेना है, आद्य। इस तरीके से शायद ये आपको पूरा का पूरा तैयार हो गया होगा। बहुत सिंपल वे में आपको समझाया ये हमने। सी टॉम देयर, क्यूबिक टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, 32 42 111, सी टॉम देयर 32 42 111, 3 ये आ गए, 2 ये आ गए, 4 चारों आ गए, 2 अंत पहले हो चुका है तो हम दोबारा अंत नहीं लेंगे, लेकिन इस जैसा ही कौन सा अंत उसको ले लिया तो ये आ गया। ठीक, पूरी टेबल याद होनी चाहिए अभी आपको। यहां तक समझ में आ गया बच्चों। तो अब हम बात कर लेते हैं अच्छी दूरियों की। किसकी बात कर लेते हैं, अच्छी दूरियों की।
इसके लिए मैं आपको बस समझाता हूं। अच्छी दूरियां आप लोग जानते हैं कैसे प्रदर्शित होती हैं। अच्छी दूरियां प्रदर्शित होती हैं ए, बी और सी से। किससे? ए, बी और सी। ठीक है ना? ए, बी और सी से प्रदर्शित होती हैं। तो देखिए हम लेते हैं ए, बी, सी। ठीक, या चाहो तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, इरेज कर देता हूं। ए, बी, सी, 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 ए, बी, सी। ठीक है ना? देखो बेटा कैसे याद करेंगे। सबके बीच में लगा दीजिए इक्वल का साइन। लगा दिया। सबके बीच में क्या लगाना है? इक्वल का साइन। ठीक, ए बराबर बी बराबर सी, ये बराबर है बी के, बी बराबर सी के। इधर चलिए, ऊपर से पहले नीचे से पहले, ए बराबर बी बराबर सी, ए बराबर बी बराबर सी। कोई भी नहीं काटना है इसमें। अब आ जाओ दूसरे नंबर पे। ए, इसमें कोई नहीं काटा, इसमें एक काट लो, नीचे से भी इसमें एक काट लो। ए बराबर बी बराबर नहीं है सी के, ए बराबर बी बराबर नहीं है सी के। फिर ध्यान दीजिए, सबके बीच में सबसे पहले आपको ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी इस तरीके से लिखना है। सबके बीच में इक्वल का साइन लगा लो। पहला ऊपर से, पहला नीचे से, बराबर बराबर दोनों में लगा दीजिए। अगर मैं इसकी बात करूं कि इसमें क्या है कि एक बराबर को काटना है, इसमें भी एक को काटना है, ऊपर से भी काटना है, नीचे से भी काटना है। अगर यहाँ की बात करें, ये दोनों कैंसिल करना है, ये नीचे से दोनों। अब ये कहाँ जाएगा? ये भी कैंसिल हो गया। बोलो अच्छी दूरियां समझ में आ गई? आ गई होंगी। ए बराबर बी बराबर सी, ए बराबर बी बराबर सी। फिर हम यहाँ से एक काटा, यहाँ से एक काटा, यहाँ से दोनों काटे, यहाँ से दोनों काटे, एक बचा तो इसको भी काट लेंगे। बस यहाँ तक इस टेबल का मुख्य हिस्सा था। अब हम बात करते हैं अच्छे कोण की। काय की बात करते हैं? अच्छे कोण की। अच्छे कोण क्या होते? कल आपको हमने समझाया था। ठीक है बच्चों, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 अंश। ठीक है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 अंश। अल्फा बीटा गामा बराबर 90 अंश, तीनों बराबर हो गए। ठीक, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये तो तीनों बराबर हो गए, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, और वो 90 अंश के बराबर है। उसके बाद यहां आ जाइए, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, यहां भी बराबर है, यहां भी बराबर है, लेकिन ये 90 अंश के बराबर नहीं है। फिर एक बार ध्यान देंगे, क्या करेंगे आप लोग कि अल्फा ऊपर, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 अंश, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 अंश, अल्फा बीटा गामा बराबर 90 अंश, तीनों हो गए। अब नीचे आ जाओ, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, जैसे ऊपर बराबर वैसे ही नीचे बराबर, लेकिन 90 अंश के बराबर नहीं है। ठीक, अब बचे कितने बेटा? ये 3 बचे। अब इन 3 की बात कर लो। इसमें जो इन 3 में बीच वाला उठा लो, इसमें कोई भी बराबर नहीं है 90 अंश के। अल्फा बराबर नहीं है बीटा के, बीटा बराबर नहीं है गामा के, और गामा बराबर नहीं है 90 अंश के। ठीक, ये हो गया। अब ये बचे, इन दोनों को आप लोग याद कर लीजिए कि ये अल्फा और गामा 90 अंश के बराबर, लेकिन बीटा नहीं बराबर। इसमें अल्फा बीटा दोनों 90 है, लेकिन गामा 120 है। इस तरीके से बच्चों आपका ये जो वराबिस जालक थे, हमने बताया था कि 7 क्रिस्टल समुदायों का निर्माण 14 प्रकार के जालकों से हुआ है। वो 14 प्रकार के जालक देख लीजिए, आपको हमने ये सारे बता दिए कि 3, 2, 5, 5, 4, 9, 9 और 2, 11, 12, 13, 14। इस तरीके से ये आपके रहे क्या? 14 क्रिस्टल समुदाय। और ये जो 14 क्रिस्टल समुदाय हैं,
इन 14 के 14 क्रिस्टल समुदाय को 7 क्रिस्टल तंत्रों में बांटा गया है। उसकी जुगाड़ क्या होगी? सीट ऑन देयर, ठीक, कुछ नहीं, सीट ऑन देयर 32, 42, 111। अच्छी दूरियों की बात करें, ए बराबर बी बराबर सी, ए बराबर बी बराबर सी, ए बराबर बी, सब में बराबर आपको लगाना है। ऊपर कुछ नहीं काटना, नीचे कुछ नहीं काटना, ऊपर एक काटना, नीचे एक काटना, फिर जब एक एक कट गया तो क्या दोनों काटने हैं, तीनों के कट गए। यहाँ एंगल की बात कर ली हमने, ठीक। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये यहाँ पर जो है ना क्रिस्टल समुदाय और जो ब्राविस जालक है वो सारे के सारे यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला हेडिंग है उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या। इंग्लिश वर्जन कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर परिभाषा पूछ ली जाती है और अब आपको संकुलन पढ़ाऊंगा मैं तो उसमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो इस परिभाषा को हम पहले ही समझ लेते हैं बेटा। उपसह संयोजन संख्या क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। ध्यान दीजिए, हमने आपसे ये कहा था कि जब कोई क्रिस्टल बनता है तो उसमें घटक कण एक दूसरे के पास रहते हैं। जैसे बात करूं, एक घटक कण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां। ये ठोस अवस्था की स्थिति है। आप लोगों ने पढ़ा कि घटक कण एक दूसरे के पास रहते हैं। कैसे रहते बेटा? पास। देख रहे होंगे आप। हम स्पेशली इसमें से किसी एक गोले की बात कर लें। मान लिया हमने ये गोला सिलेक्ट किया, तो अब आप हमको ये बताइए कि इसको कितने पड़ोसी गोले टच कर रहे हैं। आपका आंसर होगा 2, एक ये गोला और एक ये गोला। तो ये बताइए इस गोले को टच करने वाले गोलों की संख्या कितनी है? 2। समझ में आ गया? ये जो 2 है, बस इसी संख्या को कहा जाता है क्या बेटा? उपसह संयोजन संख्या। क्या कहा जाता है इसको? उपसह संयोजन संख्या। और बना के दिखा दूं आपको, इसको इरेज कर लेते हैं और बना के दिखा देता हूं। जैसे एक घटक कण ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। यहां आ जाइए, ये देखिए। अगर मैं पर्टिकुलर इस गोले की बात करूं, ध्यान दें, अगर मैं इस गोले की बात कर रहा हूं तो बताइए इसको कितने पड़ोसी गोले टच कर रहे हैं? आपका आंसर होना चाहिए, एक तो गोला ये टच कर रहा है, ये टच नहीं कर रहा है, टच ये कर रहा है, एक ये टच कर रहा है, एक ये टच कर रहा है, एक ये टच कर रहा है। इस गोले को टच करने वाले पड़ोसी गोलों की संख्या कितनी है? आप कहेंगे 4।
इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो उपसह संयोजन संख्या का मान है वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात आपकी ये समझ में आई होगी कि जो उपसह संयोजन संख्या क्या है। तो आप कह सकते हैं कि किसी एक गोले को जितने पड़ोसी गोले घेरते हैं उन पड़ोसी गोलों की जो संख्या है उसी संख्या को कहा जाता है उपसह संयोजन संख्या। जैसे मैं एग्जांपल नमक का लूं, जब NaCl का क्रिस्टल बनता है तो एक Na धनायन को 6 Cl रेडायन घेरते हैं, या हम कहें एक Cl रेडायन को तो आप कहेंगे 6 Na धनायन घेरते हैं। तो NaCl के क्रिस्टल में Na और Cl की जो समन्वय संख्याएं हैं वो कितनी होंगी, 6 होंगी। ये 6 कैसे होंगी, हमने आपको बता दिया कि एक Na धनायन के चारों ओर कितने Cl रेडायन जुड़ेंगे, 6। ठीक, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो आगे बताई जाएगी। ठीक, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।